Hello everybody, good evening. So I'm back with the second part of constitutional development in India of Indian polity, जो कि हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। इंडियन पॉलिटी खत्म करेंगे करीब करीब 24-25 चैप्टरों में। ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब तक हमने जो पढ़ा वो ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे। ठीक है जी। Government of India Act 1935. Basically, this act is actually the mini constitution of India, जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। Most of the provisions in the Constitution of India are taken from Government of India Act 1935। ये देखिए, फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब it is a mixture of rigid constitution and federal constitution both। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ते हैं क्या कहता है। The British government came up with the Government of India Act 1935 after a series of effort in the form of white paper and round table conference। Round table conference 1931 में हुई। ठीक है। 31 में भी, 31 तक हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरी अटेंड की थी सिर्फ, जिसके बीच में 3 हुई थी, और तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अटेंड करी थी सिर्फ, अंबेडकर साहब ने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, इस वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया को कैसे भी तरह, इंडियन लीडर्स को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को मना लें कि भैया आप जो है फालतू की चीजें खत्म करके हमारा साथ दे दो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले की बात है ये। वो चाहते थे कि अपना डोमिनियन बरकरार रखें इंडियन स्टेट में, इंडिया एज ए स्टेट में। उसके अलावा उनके कभी भी छोड़ने का विचार नहीं था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द स्टेबलाइजिंग कंप्लीट completely responsible government in India। It was a lengthy document with 321 section and 10 schedules। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इन्होंने क्या करा, एक सिग्निफिकेंट स्टेप था कि अपनी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनवाने का, जो गवर्नमेंट इंडियन लोगों की होगी और इंडिया की होगी, जिसमें ब्रिटिशर्स का बहुत मिनिमम हस्तक्षेप होगा, बहुत मिनिमम कंट्रोल होगा। तो कोशिश यही थी कि फुल्ली कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया स्टेबलाइज करी जाए। दिस एक्ट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एवर इनेक्टेड। ये सबसे लंबा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कभी भी इनेक्ट किया था। फीचर ऑफ द एक्ट वाज, this act made provision for the establishment of an all India federation consisting of provinces, princely state as units। अब इन्होंने क्या करा, ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब सबको एक साथ लेने का प्रयास, ऑल ऑल दी प्रोविंसेस, जो स्टेट्स थी, जो राजा महाराजाओं के अधीन थी, उन सबको एक साथ लेके बनाने का विचार था। दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डिवाइड करेगी। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट जो कि लोकल थी, है ना, इस तरीके से डिवाइड करेगी। आपको याद होगा पहले हमने एक्ट में पढ़ा था कि पहले थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स
रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, है ना, दो ही थे। अब इन्होंने क्या करा, ये तीन कर दिए, है ना। जो आज करंट की सिचुएशन में भी वी हैव थ्री लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरल, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। जब हमारे पास ये तीनों हैं आज भी, तो ये कहाँ से आई, हमने कहाँ से लिया, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तीनों लिस्टें कहाँ से ली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फेडरल लिस्ट में कितने 59 सब्जेक्ट थे, प्रोविजनल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ठीक है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, बस इसमें सब्जेक्ट बढ़ा बढ़ा दिए गए। इसमें 90 कुछ सब्जेक्ट है, 98 या 90 कुछ, इसमें भी ऐसे ही है। और इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। एग्जैक्ट तो अभी मुझे याद नहीं है कितने हैं कितने नहीं। रेसिडोरी पावर वर वेस्टेड इन दी वर्स। रेसिडोरी पावर मतलब कोई भी बची हुई चीज, मान लीजिए कोई फेडरल सब्जेक्ट, मान लीजिए ये है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट है फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स ये यूनियन सब्जेक्ट का, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब स्टेट का मान लो पुलिस है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ये क्या है, ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं और ये सेंटर का सब्जेक्ट है। इन दोनों के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, मतलब कोई भी और सब्जेक्ट का मतलब ना इनके अधीन आ रहा है ना इनके अधीन आ रहा है तो फिर वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। इस पे फेड फेडरल लिस्ट वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, ये इस पे कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। इस वाले पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है सिर्फ। इसमें यूनियन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसमें कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करेगी, इसमें सिर्फ स्टेट के हाथ में। कॉन्करेंट लिस्ट वो पार्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं, ठीक है। अब रेसिडरी पावर क्या है, ना वो इस लिस्ट में आ रहा, ना वो इस लिस्ट में आ रहा, ना इस लिस्ट में आ रहा, जो बचा हुआ है उसके अलावा कोई नया सब्जेक्ट मान लीजिए पैदा हो गया, जैसे अभी जीएसटी है, जीएसटी 2017 में लागू हुआ है, तो वो नया सब्जेक्ट था, वो डिसाइड करना था किधर जाना। अगर रेसिडरी कोई भी सब्जेक्ट अगर कहीं नहीं है तो उस पर डिसीजन उस समय वाइस रॉय लेता। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी है जो ना इन तीनों लिस्ट में के अंडर नहीं लिखी हुई है, जो नई आएगी, वो वाइस रॉय डिसाइड करेगा कि उस पर डिसीजन कौन कैसे और क्या लिया जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड 1958 का एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अडप्टेशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। डायरकी मतलब दो सदनीय, दो होंगी, है ना। Therefore, the federal subject were divided into reserved subject and transferred subject। अब ये क्या था, राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइड करी गई, मान लो, ठीक है। डायरकी का मतलब दो सदन होंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। इसका मतलब ये है कि एक अपर हाउस भी होगा, एक लोअर हाउस होगा, जैसे इंडिया में आज की डेट में है, राज्यसभा और लोकसभा। और उसके अंदर सब्जेक्ट ऐसे डिवाइड कर दिए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट अलग है और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स अलग हैं। This provision of the act did not come into operation at all। ठीक है, ये कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया। अब इससे अलावा कुछ चीजें जो नोट डाउन कर रखी है मैंने अलग से, ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको ही हम यूपीएससी बोलते हैं आज की डेट में। यही तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं ऑफिस आऊंगा, राइटिंग थोड़ी ऐसी ही आती है यहाँ पे। प्रोविंशियल प्रोविंशियल पीसीएस एंड जॉइंट पीसीएस, मान लीजिए स्टेट के लिए, प्रोविंसेस के लिए, जो आज की डेट में हम स्टेट बोलते हैं, जो वहां की स्टेट थी उनके लिए पीएससी चालू करा गया एंड जॉइंट पीएससी चालू करा गया। जॉइंट मतलब मान लीजिए एक से ज्यादा
वन और मोर स्टेट का एक ही ओनली वन पीसीएस हो, पीएससी हो, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अब ये एसपीएससी बोल देते हैं आज की डेट में हमेशा। बाद में क्या बोलेंगे, उस समय क्या बोलते थे, प्रोविंशियल पीसीएस या जॉइंट पीसीएस, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, एग्जाम में पूछते हैं। इनसे रिलेटेड पीसी यूपीएससी और पीसीएस स्टेट पीसीएस हम आगे ही पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। आर्टिकल्स और बाकी सारी चीजें, अभी सारी चीजें यहीं पढ़ लेंगे तो फिर आगे के लिए दिक्कत होगी, मतलब आगे ही पढ़ेंगे जब जो चीज जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट इन 1937, आरबीआई की स्थापना हुई और फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई कब, 1937 में। ये किससे हुई, 1935 के एक्ट से ही हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 1937 में किसी और तरीके से होगी, कोई और एक्ट आ गया, नहीं, 1935 पे इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कौन से, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो सारे कहाँ से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही दे रखा है, वहीं से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछेगा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन दे रखा होगा चार और फिर आपको एक टिक करना होगा, ठीक है। दिस एक्ट रिमूव द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, काउंसिल ऑफ इंडिया हटा ही दिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, 1957 की रिवोल्ट के बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था 1858 में, ये उसकी बात कर रहा है, उसी समय ये था। दिस एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल कोर्ट, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एबोलिश डायरकी इन द प्रोविजंस। अब जैसे अपना यूपी है, यूपी में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वीपी भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद, इसका मतलब डायर की बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया ना इंडिया में। इंडिया में 6 स्टेट ऐसी हैं जिसमें जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, डायर की चलती है आज भी। इस एक्ट ने क्या करा, जो प्रोविंसेस में, स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, डायर की थी, वो खत्म कर दी, इंट्रोड्यूस 1919 में जो लाई गई थी, ठीक ठीक है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। As per this arrangement, the governor was required to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature. This provision came into effect in 1937, through it was discontinued, though it was discontinued in 1939. अब इस एक्ट ने क्या करा, जो गवर्नर कोई भी डिसीजन लेगा तो वो एडवाइस पे, मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही लेगा, प्रोविंस के मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये एक्ट 1937 में लागू हुआ, 1939 में हटा भी दी गया, ठीक है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखा, जो मैंने पहले कहा था डायरकी के साथ ये समझ, यही आता है। बाइकैमरलिज्म जो स्टार्ट हुआ, उसमें दो सदन होंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ठीक है। ये देखो, काउंसिल अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज लोअर हाउस। ये कौन सी है, लोअर हाउस है लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा, ठीक है। इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 में से 6 प्रोविंसेस को क्या दिया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो सदन। रेदर देन राइटिंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये याद रहे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब सिंपल है कि दो सदन होंगे, दो सदन, ये लिखो, दो सदन, ठीक है। अब वो स्टेट कौन कौन से थे, पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, चौथा बिहार, पांचवा असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आज यूपी भी बोलते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस क्लास वुमेन एंड लेबर।
इसने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में आया था, है ना, मुस्लिम्स को जो दिया गया था, फिर 1919 में किसको दिया गया? सिख को, एंग्लो इंडियंस को, सिख को, एंग्लो इंडियंस को। ठीक है। अब क्या था वो, और किसको दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, किसको दिया गया? डिप्रेस्ड क्लास, डीसी, वुमेन को, और लेबर को भी दे दिया। अब बचा कौन? रियलिटी में बचे जनरल क्लास। ठीक है। हालांकि इस पे बाद में बहस करेंगे, लेकिन इनको भी, डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को और इन सबको दे दिया गया क्या? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नहीं, सॉरी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज एंड अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड करा, और 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। सिर्फ 10% लोगों को 1935 के एक्ट के थ्रू 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा डायरेक्ट ही आएगा और ये सवाल। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मैंने पढ़ा दिया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इट प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन, डिड नॉट materialized. It could not convince anyone. The Indian National Congress, the Muslim League, the Hindu Mahasabha और the princely state Muslim opposed the majority rule. अब इस एक्ट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी को कन्विंस नहीं कर पाया ये एक्ट। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी को भी नहीं। ठीक है। ना आईएनसी को, क्या हो गया, हाँ, आईएनसी भी कन्विंस नहीं हुई, ना इंडियन नेशनल, ना मुस्लिम लीग। आईएनसी 1885 में बनी, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग 1906 में। हिंदू महासभा अभी मैं तो याद नहीं आ रहा, हिंदू महासभा है ना, हिंदू महासभा देख लीजिएगा आप। प्रिंसेस अपोज द फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कांग्रेस अपोज द फेडरेशन बाय कर्टसी। प्रिंसेस ने क्या करा? फोर्स डेमोक्रेसी को अपोज किया, कि हमें हमारे ऊपर डेमोक्रेसी थोपी क्यों जा रही है ना, हमसे पूछो कि हम होना भी चाहते हैं या नहीं। ये प्रिंसेस का कंसर्न था। ठीक है। और कॉन्ग एंड कांग्रेस अपोज द फेडरेशन ऑफ कर्टिसी। अब फेडरेशन ऑफ कर्टिसी मतलब बहुत लाचार भावना से, मतलब लो, चलो ले लो, है ना, अपनी गवर्नमेंट बना लो, कोई बात नहीं। आप ऐसे दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चाहिए, ये हमारा हक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये था। The Act of 1935 as a whole, however, was important. It not only acted as an interim constitution but also provided a basic basis for the constitution free India. अब ये क्या था? ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, बल्कि इसने क्या करा? इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। एक बेस रखी, एक नींव रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाने के लिए इन्होंने। ठीक है। द एक्ट अलोंग विद अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म gave direction to possess process of change as well as influence its contents. इन्होंने जो अर्लियर रिफॉर्म्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थे, उनको और इसको देखते हुए एक डायरेक्शन दे दी इंडियंस को, कि भाई तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो एंड यू कैन बी फ्री विद योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहां तक तो एक्ट आई। अब इंडिया आजादी की तरफ बढ़ेगा, तो सबसे पहला क्रिप्स इंडिया मिशन आएगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स mission was sent to India under the leadership of Sir Stafford Cripps. Some of the proposals given by the Cripps mission are given below. अब जो क्रिप्स मिशन ने इंडिया को दिया, देने के लिए कहा, वो क्या था? सबसे पहला, डोमिनियन स्टेटस would be given to India after Second World War. After Second World War, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इन्होंने क्या, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम वर्ल्ड वॉर टू के बाद, बस हमें हमारा वर्ल्ड वॉर टू में साथ दे दीजिए आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एन इलेक्टेड बॉडी वुड बी सेट अप इन इंडिया फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने क्या कहा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही एक बॉडी बने, इलेक्टेड बॉडी बनाई जाएगी, किसके लिए? फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इवन द
इंडियन स्टेट वुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इंडियन स्टेट भी पार्टिसिपेट करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज एंड सेक्शन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द प्रपोजल गिवन बाय क्रिप्स, सब ने रिजेक्ट किया क्या, क्रिप्स मिशन 1942 का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट, कैबिनेट मिशन 1946 का। In March 1946, the British cabinet sent three-member mission to Delhi to assess the League and demand and propose political framework for free India. 1946 में क्या करा, एक कैबिनेट मिशन सेंड करा गया, थ्री मेंबर बॉडी थी। इन्होंने क्या करा, डिमांड एंड प्रपोज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रखी इंडियन पॉलिटिशियंस के सामने, लीडर्स के सामने, कि भैया हम ऐसे ऐसे ये काम करना चाहते हैं, आप बताओ करोगे कि नहीं। यहाँ पे एक चीज और है, 1942 का जो क्रिप्स इंडिया वो क्रिप्स मिशन था, उसको गांधी जी ने कहा कि भैया कबूतर से मौके चला जाए यहाँ से, है सॉरी, कबूतर, उन्होंने कहा क्या, कबूतर का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक, उड़ जाएगा, है ना, कि आपने हमें ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज का पहले ही दे दिया था। 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी, पूर्ण स्वराज की, जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने क्या हुआ, डिमांड रखी थी, उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज। आप क्या दे रहे हो, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं ना इंडिया को, हमें चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज। ठीक है जी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आए तो भैया लाइक फाइक कर देना, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चलेंगी। Cabinet mission. Initially, major party accepted the plan, but short-lived agreement crumbled due to mutual opposed plan interpretation. अब क्या हुआ, कुछ समय के लिए तो काम हुआ कैबिनेट मिशन का, लेकिन कुछ दिन बाद म्यूचुअली अपोजिशन के चलते ये क्रिप्स मिशन भी फेल होता दिखाई दे रहा था, फेल ही हो रहा था एक्चुअली। द इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंस वुड कंबाइन टू फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, इंडियन, इंडिया की जो स्टेट थी और ब्रिटिश, जो इंडिया की स्टेट राजाओं के पास थी और जो ब्रिटिश की जो प्रोविंसेस थी, दोनों कंबाइन हुए हों टू फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टेब्लिश कंसिस्टिंग ऑफ 389 मेंबर। याद रखना, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी 389 मेंबर की बनेगी। 14 मेंबर फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टी वुड फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। 14 मेंबर मेजर पॉलिटिकल पार्टी के एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वुड बी फॉर्म्ड नेम्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गई जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है ये। अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड एक्ट एज द डोमिनियन लेजिस्लेचर। सिंपल, अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इंडिया वुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये याद रखना, 1935 के एक्ट के तहत ही संविधान बनने से पहले जो भी चीज है 1935 के एक्ट के तहत होंगी सारी चीजें। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी 1946 की, उसमें जो मेंबर थे और पोर्टफोलियो हेल्ड करी। ठीक है, इससे डायरेक्ट सवाल आता है, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट सवाल बनेगा, सेम टू सेम, आप किसी पेपर को उठा लेना उसमें डायरेक्ट सवाल बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में चल के पीएम भी बने, इंडियन गवर्नमेंट में 1946 में एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, पोर्टफोलियो मिला उनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक, दो और तीन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉरी एक ही है। ठीक है, दो मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रेसिडेंट बने, उनको मिला फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई को मिला इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का। जगजीवन राम को मिला लेबर का।
सरदार बलदेव सिंह को मिला डिफेंस का। सीएच भब्बा को मिला वर्क्स माइंस एंड पावर का। लियाकत अली खान को मिला फाइनेंस का। अब्दुल रब निश्तार पोस्ट एंड एयर का मिला। ठीक है जी। कभी कभी ये चलता नहीं है, पता नहीं क्या है इसमें। सी राजगोपालाचारी, उनको क्या मिला एजुकेशन एंड आर्ट्स। इब्राहिम इस्माइल को मिला कॉमर्स का। गजाफर अली खान को मिला हेल्थ का। जोगिंदर नाथ मंडल को मिला लॉ का। याद रखना इंटरिम गवर्नमेंट में जोगिंदर नाथ मंडल को मिला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ऑप्शन में होगा, याद रखना बी आर अम्बेडकर। उस पर टिक नहीं करना है, उस पर टिक नहीं करना है। ठीक है। जोगिंदर नाथ मंडल थे। माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया। माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन कौन थे? पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटिश के। अरे भैया चल जा। ठीक है। माउंटबेटन प्लान इज द सेकंड नेम ऑफ द 3 जून प्लान। ठीक है। It was announced on 3rd June. Mountbatten Plan was proposed by the Viceroy and Governor General of India, Lord Mountbatten, and was provisional administrative division. सॉरी याद रखिएगा। सॉरी यार, ये क्या करा। माउंटबेटन जो थे गवर्नर था, वाइसरॉय था। ठीक है। हाँ। माउंटबेटन प्लान स्टार्ट हुआ। सॉरी, वो ध्यान से निकल गई फ्लो में। इसने क्या करा? ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटी was announced on 3rd June and was implemented by Indian leaders on 15th August 1947. Mountbatten Plan was proposed to be divided into two separate nations, Muslim majority Pakistan and Hindu majority India. ठीक है। इसने ही पार्टीशन करा इस प्लान ने ही इंडिया एंड पाकिस्तान का। ठीक है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ते हैं। It was based on the famous Mountbatten Plan. The act relieved the assent of the Crown on 18 July 1947 and became effective on 15 August 1947. The act provided for the creation of two independent dominion states, that is India and Pakistan, जो पहले बता दिया। It provided for the partition of Punjab and Bengal with separate boundaries, commission to demarcate boundaries between them। कमीशन एक बनाई गई, बाउंड्रीज कमीशन, टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री खींची गई। किसमें? पंजाब और बंगाल के बॉर्डर पर, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान भी था और वेस्ट पाकिस्तान भी था। बिसाइड्स वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल, पाकिस्तान वाज टू कंसिस्ट टेरिटरीज ऑफ सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, असम, भवलपुर, खैरपुर, Balochistan and 8 other relatively minor princely state in Balochistan। ये सारी स्टेट थी पाकिस्तान की। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछता भी बहुत रेयर केस में। मैंने तो कभी देखी नहीं है किसी क्वेश्चन में कहीं पूछी है किसी भी एग्जाम में, ना पीसीएस में ना यूपीएससी में। By this act, the sovereignty and responsibility of the British Crown over India were to lapse। इस एक्ट के थ्रू लैप्स छोड़ दी जाती ब्रिटिश क्राउन के रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी। अपॉइंटेड डे, द डेट इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस लेटर डिसाइडेड एज 15th of August 1947। अंडर द एक्ट फॉलोइंग प्रोविजन वर मेड। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश्ड। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था ना पहले, देखो यहाँ पे ये तो लिखा था, ये
एक्ट क्रिएटेड अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। 1858 में क्या बना था? 15 मेंबर काउंसिल, और इट वाज एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड ओवर रूल द डिसीजन। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे पहले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश्ड। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हटा दिए गए यहाँ से। भैया आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। द गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स टू एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर जो थे, जैसे आज भी स्टेट में गवर्नर है, और पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जिसको वाइसरॉय के नाम से जानते थे। इस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोविंशियल गवर्नर सबको क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक रूप से अध्यक्ष बना दिया गया, हेड बना दिया गया। डोमिनियन स्टेटस वाज गिवन टू इंडिया। डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू फंक्शन एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ द डोमिनियन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या काम करेगी, कैसे, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह। The Constituent Assembly was to have unlimited power to frame any constitution and to repeal any act. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास अनलिमिटेड पावर थी टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान बना लो या किसी भी चीज को हटा दो उसमें से, ठीक है। रिपील मतलब हटा दो, वापस ले लो। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट हटा दो या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का कोई भी एक्ट, मतलब अब आपको फुल छूट है, आप जो चाहो वो कर लो। अब तो जब छूट मिली तो इंडिया ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 को हमने इसको एक्सेप्ट करा। जैसे प्रियम्बल में दे रखा है ना, प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया, है कि नहीं। ये तो स्टार्टिंग का बात हो गई, लेकिन उसमें एक एंड में कहता है ना, दिस 26 डे of November 1949 do hereby adopt enact and give ourselves this constitution। अब आप कहेंगे जब ये बनाया जाता है तो 1949 में हम कौन से दिन मनाते हैं? नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था बेसिकली। लेकिन 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने 1930 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है, ये बोला था कि वी विल एक्चुअली सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, 26 जनवरी विल बी आर इंडिपेंडेंस डे, बट बिकॉज ऑफ सम circumstances or some reason during that time, at that particular time independence was not possible. So to keep the words of former prime minister Pandit Jawaharlal Nehru, this was decided that on 26th of January 1950 we will celebrate our Republic Day. Simple. लेकिन लागू कब हो गया था? 1949 में प्रियम्बल। जवाहरलाल नेहरू must be framed with the interference of outsider। जवाहरलाल नेहरू के, जैसे ये लाइन मैंने अलग से लिख रखी है, जवाहरलाल नेहरू के सख्त आदेश थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर, बाहर के हस्तक्षेप के बिना, ठीक है, होना चाहिए ये। तो आपको सारी चीजें समझ आ गई हो तो अच्छी बात, नहीं आ गई हो तो एक बार क्लास दोबारा देखिएगा, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, बताना कैसी लगी कैसे नहीं लगी। आई एम न्यू टू दिस, बट पहले भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाता था। अब दिस इज माई इनिशिएटिव कि मैं थोड़ा और लोगों की तरफ बढ़ूं कि हाँ और बच्चे समझें जीएस को, डरना समझें। जीएस इज अ गुड सब्जेक्ट,
तो बस इतना ही था। अदर देन दैट, थैंक यू एंड बाय। कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कैसे बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, जरूरत क्या थी, सारी चीजें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे ही अब हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। और ये टोटल 24 से 25 चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट, वैसे तो 20 ही हैं। इतने में हम पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म कर देंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एक एक पार्ट को कवर करेंगे, छोटे से छोटा पार्ट। थैंक यू।